वातायन संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वातायन संगोष्ठी जब से लॉकडाउन शुरू किया था, तब से आरंभ हुई थी और हमारी साप्ताहिक संगोष्ठियाँ होती हैं। आज इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी है, 36th एपिसोड। और जब से यह संगोष्ठी शुरू हुई है, तब से हमने प्रयास किया है कि ब्रिटेन के कुछ नवोदित नए रचनाकारों की रचनाओं से हम लोग अवगत हों, वो लोग मंच पर आए। कुछ ऐसे लेखक और साहित्यकार जो हमारे बीच नहीं हैं, हमने उन्हें याद किया। उसके बाद वैश्विक संवाद के आयोजन किए, जिसमें कई वरिष्ठ साहित्यकारों और लेखकों के साथ हमने संवाद किया है। उसी श्रृंखला में आज हम इस वैश्विक संवाद का आयोजन कर रहे हैं डॉक्टर दाऊद जी गुप्त भारत से और अमेरिका से अनूप भार्गव जी के बीच। तो अभी कुछ दिन पहले हम मेरे पिताजी दाऊद जी गुप्त, उनके जन्मोत्सव पर, विशेष जन्मोत्सव पर हमने एक आयोजन किया था और तब उनके परिचय में मैंने ये वीडियो तैयार किया था। तो आज उनका परिचय मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सबके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार। मैं पद्मेश गुप्त आपसे मुखातिब हो रहा हूं आज अपने पिता डॉक्टर दाऊद जी गुप्त के विशेष जन्मोत्सव पर। पापा जी के लिए पापा जी के जीवन में दो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलू रहे हैं, राजनीति और साहित्य। आज के इस सुअवसर पर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पापा जी के इन दोनों पहलुओं का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। करीब 20 साल पहले मैंने पापा जी के उस समय की समग्र रचित कविताओं पर काम करते हुए अपने संपादन में एक संग्रह तैयार किया था, बहुत हो चुका। उसमें प्रकाशित भूमिका की प्रस्तुति के साथ आज पापा जी के जीवन की कुछ स्मृतियों को साझा कर रहा हूं, मेरे पुत्र पंकज जी को आभार के साथ, जिन्होंने इस कार्य में मुझे टेक्निकल सहयोग प्रदान किया है। इस बहुत हो चुका में मेरी भूमिका, मेरा लेख प्रस्तुत है। मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रेरणा पुरुष। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने पिताजी की उंगली पकड़कर चलना कब सीखा, और ना ही मैं कह सकता हूं कि कब उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान कराया। वह लखनऊ के महापौर थे जब मैं केवल 6 वर्ष का था, जिस उम्र में हर लड़के के लिए उसके पिता सुपर हीरो होते हैं, प्रेरणा पुरुष होते हैं। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब वे एक सुबह मुझे जल्दी जल्दी स्कूल ले जा रहे थे, क्योंकि हम कुछ लेट हो गए थे, हालांकि कुछ ही मिनट से। लमा टीनियर कॉलेज में लेट होने वालों पर बहुत सख्ती होती थी, आज भी होती है। उसके प्रिंसिपल श्री केनेथ डैनियल गेट पर ही थे। पापा जी ने लेट होने के लिए श्री डैनियल से क्षमा मांगी और श्री डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर गुप्ता, आप शहर के पिता हैं और आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आज हम पद्मेश को माफ करते हैं। मैं विस्मित हो गया था जब मैं अपनी क्लास में गया। श्री डैनियल के शब्द मेरे छोटे और मासूम मस्तिष्क में बार बार गूंज रहे थे कि मेरे पिता और शहर के पिता। इस वाक्य ने मेरी उन सब नाराजगियों को एक झटके में जैसे दूर कर दिया जो मेरे धुंधले दिमाग में उनके प्रति उभरती रहती थी या दबी हुई थी, जिनका कारण मेरे जीवन के कई हिस्सों में, कई क्षेत्रों में, कई समयों में उनका कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना हुआ करता था। पापा जी के बारे में जो अखबार में छपता था, उसी को देख देख कर मैंने अक्षरों को जोड़ना सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सवेरे आंख खुलते ही मैं उनका नाम समाचार पत्रों में देखता था। अक्सर पत्रिकाओं में छपने वाली उनकी कविताओं से मैंने पढ़ने का अध्ययन किया, अभ्यास किया। समय समय पर मुझे उनकी कहानियां और भाषण पढ़ने सुनने में बहुत आनंद आता था। कवि सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों में उनकी जो कविताएं मैं सुनता, उन्हीं को प्राय गुनगुनाया करता था। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेखों की कटिंग्स इकट्ठा करना मेरी हॉबी सी हो गई थी, और उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित होती थी वह मेरी साथी बन जाती, मेरे स्कूल की पुस्तकों के साथ बस्ते में रहा करती थी। मैं उनका सबसे निष्ठावान फैन बन गया था और अब भी हूँ। जब मैं 10 वर्ष का हुआ, मेरे सुपर हीरो इमरजेंसी के दिनों में राजनैतिक बंदी के रूप में जेल चले गए थे, और तब उन्होंने कुछ पंक्तियां
हम बच्चों को जेल से भेजें। जो मैं प्रस्तुत करता हूँ उनकी यह कविता की पंक्तियां। ओ मेरे बच्चों, पंकज, रत्तू, अनु, तुम अपने पापा को बहुत शक्तिशाली समझते थे ना? सीखियों के पीछे मुझे देखकर यह मत समझना कि मेरी ताकत कम हो गई है। असली ताकत जंजीरों में नहीं, विचारों में हुआ करती है। मुझे जब उनके जेल जाने का संदेश मिला, मेरा दिल बैठने लगा और मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन कौन शहर के पिता से भी अधिक ताकतवर हो सकता है। किंतु उनके संदेश ने मेरी चिंताओं और दुविधाओं को शांत किया, जिससे मैं उस तूफान को सह सका जो मेरे अंदर भी था और बाहर। मैं हमेशा उनकी तरुण किशोरों को घर से बुलाकर या कक्षाओं से घसीटकर मुठभेड़ के नाम पर सड़कों पर और खलिहानों में गोली मार दी गई। एक चित्रण था और यह कविता जिसमें गिरते हुए नैतिक मूल्यों पर उनका व्यथित हृदय हाहाकार कर उठता है। पंक्तियां प्रस्तुत है। वे जो दिन रात के साथी थे, मिलने पर इस समय जरूरी काम से जा रहा हूं, अच्छा मैं खुद आऊंगा कहकर सटक जाते थे। कौन नहीं प्रभावित होगा पापा जी की इन पंक्तियों से जो उन्होंने अपने साथियों की विवशता पर लिखी है। मैं समझ सकता हूं एक परिवार का कष्ट जो एकमात्र पोषक और कमाने वाले के गिरफ्तार होने पर होता है। लेकिन फिर संतोष की भावना भी उत्पन्न होती है उनकी इन पंक्तियों से कि अच्छा ही हुआ मैं आज गिरफ्तार हो गया, कम से कम जेल में रोज मुक्त होकर भाषण तो दे सकूंगा। पापा जी हमेशा से बहुत पढ़ते रहे हैं। किताबों से उनका असीम प्रेम रहा है। विश्व साहित्य का उन्हें इतना ज्ञान है कि उन्होंने किसी एक भाषा की संकुचित दायरे से निकलकर अन्य भाषाओं को सुगंध को अपनी रचनाओं में मिला दिया है। वह उन लोगों में से हैं जो पढ़े हुए सब कुछ को अपने मस्तिष्क के बैंक में जमा कर लेते हैं और फिर उस ज्ञान का मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। इस तरह साहित्यकारों के बीच वह एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है। वह बहुत आराम से ऐसी बातों को दोहरा सकते हैं जो वर्षों पहले उन्होंने पढ़ी हैं। उनकी यह पंक्तियां कविता की जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, संभवतः उनके इसी व्यक्तित्व का से उभरती हुई दिखाई देती है। किसी नीतिज्ञ ने कहा है, अंधे और मदहोश दोनों को दिखाई नहीं देता। किसी नीतिज्ञ ने कहा है, अंधे और मदहोश दोनों को दिखाई नहीं देता, ये अंधे भी हैं और मदहोश भी। और फिर अपनी बात को जोरदार शब्दों में कहते हैं, पर यह नहीं जानते कि कोई भी इतिहास पुरुष आज तक अपनी भूमिका पूरी किए बिना नहीं गया है। उनकी रचनाओं ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और एक दूसरे से भिन्न तौर तरीकों और जनता की भावनाओं को अपने अंदर समेटा है। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह लगातार विश्व भ्रमण किया है, उससे उनके साहित्य में बहुत प्रौढ़ता आई है। इन कविताओं में वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे धरती पर प्रकट हों। पंक्तियां हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं जॉर्डन नदी, बैरूत, सैगोन और नामप्लेन के तटवर्ती क्षेत्रों में बसे वे लाखों निर्दोष लोग जो एक तो नहीं बीसियों बार उजाड़े और मारे जाकर आजीवन शरणार्थी बन गए हैं। लेकिन पापा जी, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और आक्रोश को यह भावना उनके मानवता में सच्चे विश्वास एवं दलित शोषित लोगों के प्रति हमदर्दी से भार सार्वभौम हो जाती है, जिसकी छाया इन पंक्तियों में दिखाई देती है। पंक्तियां हैं। माटी में तुम्हारा रक्त नहीं मिला, तुम्हारे रक्त को माटी मिली है इस देश की, जिससे उगेंगे करोड़ों गुलाब और जो उगते रहेंगे अनंत युगों तक गुलाबों की परंपरा को अमर बनाने के लिए। अथवा यह पंक्तियां, मैं इस देश का दलित हूं, मेरे लिए आरक्षण है, सुविधाएं हैं। जेल का आरक्षण, मरने पर महापालिका की ट्रक में ढोए जाने और पोस्टमार्टम की सुविधाएं, मैं इस देश का दलित हूं। लगभग 40 वर्ष की आयु में अपने सक्रिय जीवन का अर्धकाल बिता देने के बाद
जब मैं स्वयं एक 11 वर्ष का पुत्र का पिता हूँ, या चूंकि ये 15 वर्ष पुरानी या 20 वर्ष पुरानी, 15-20 वर्ष पुरानी लेख है, तो उसका उल्लेख उसी हिसाब से है। और मेरे जीवन का सफर मुझे अखबारों की कतरनों से लेकर मार्मिक कविताओं तक ले गया। मैं अब वहां हूं जहां से उस मार्ग को देख सकूं जिसके ऊपर से मेरा सुपर हीरो गुजरा था, और उसके पद चिन्हों को फिर पहचानूं जो जीवन समय की शिला पर अंकित हैं। मुझे मुझे पापा जी की साहित्यिक विरासत का सौभाग्य प्राप्त है, जिससे मैं इतना साहस जुटा सका हूं कि उनकी कविताओं के भंडार में से कुछ छांट कर इस पुस्तक का संकलन कर सकूं, जिसमें जिसमें बीते हुए युग की अनमोल रचनाएं हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आभार, आप लोगों ने समय दिया और सुना। अब मैं सीधे संवाद के आयोजन की ओर बढ़ता हूं, और हमारा विशेष सौभाग्य है कि आज संवाद करने के लिए दाऊजी गुप्त से, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं अनूप भार्गव जी। अनूप भार्गव जी इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें एक जाना पहचाना नाम है, और एक बहुत सक्रियतम सेनापति हैं। वो आज जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे विश्व में, जो हिंदी की संस्थाएं हैं और हम लोग सब जो हिंदी से जुड़े हुए हैं हमारे नेटवर्क का, वैसे कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं, अमेरिका में हैं। अनूप जी स्वयं एक बहुत सशक्त कवि और लेखक हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ अभी मंच सौंपता हूं अनूप भार्गव जी का। अनूप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी। दाऊ जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और वातायन यूके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शायद आपके सुझाव पर मुझे आज इस बातचीत के लिए चुना। मैं इसके लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं। यदि आज मेरे पिताजी होते तो वो लगभग आपकी ही उम्र के होते। मुझे आपसे पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपसे मैं जब भी मिला हूं, हमेशा कुछ नया सीखने को मिला है और मैं समृद्ध हुआ हूं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं चाहूंगा कि आज की इस बातचीत को हम औपचारिक साक्षात्कार की तरह न लेकर घर के पिछवाड़े में बैठकर होने वाली एक बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत की तरह लें। इसलिए मैंने जानबूझकर इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की है। आपसे भी मैंने कोई बात नहीं की है इससे पहले कि हम आज क्या बात करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बेहद स्वाभाविक रूप में हम आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को, उसकी अलग अलग परतों को सुनने वाले श्रोताओं तक पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं दाऊ जी, आपके बचपन से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आपका जन्म 1940 में हुआ। हमें थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, कहाँ हुआ, बचपन की 2-3 बातें जो आपको अब तक याद हों और जिन्होंने आपके व्यक्तित्व पर एक छाप छोड़ी। अपने गली गलियारों के बारे में बताइए जहां आप बड़े हुए। सुनना चाहेंगे आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और जो आपने प्रश्न किया है, मेरा जन्म लखनऊ में गणेशगंज मोहल्ले में हुआ था। जी। और जिस घर में मेरा जन्म हुआ उसे गोपाल जी की हवेली के नाम से जाना जाता था। वो एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। और जब 1931 में पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत अस्वस्थ हुए थे, जी। ससुराल लखनऊ में थी और लखनऊ में ही अस्वस्थ हुए थे, तब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे इस गोपाल जी की हवेली में, जो मेरे पिताजी के नाम से है, क्या बात है, के अंदर यज्ञ हुआ था। और उस यज्ञ की जो बहुमूल्य फोटोग्राफ है, चित्र है, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और वो उस समय लखनऊ के सारे समाचार पत्रों में
और देश के प्रमुख समाचार पत्रों में वो प्रकाशित हुआ था। और मेरा परिवार विशुद्ध रूप से पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिवार था, जिसके अंदर विशुद्ध शाकाहार था। और बच्चों को जो है वो बचपन से ही संस्कार के रूप में शिक्षा दी जाती थी। और विशेष रूप से जो हमारी बहनें थीं उनको संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। और हमारे लिए संस्कृत के एक प्राध्यापक जो मुझे पढ़ाने आते थे वो प्रकांड विद्वान थे, सभी भारतीय दर्शन की समस्त विधाओं के, और उन्होंने मुझे संस्कृत की शिक्षा दी। मेरी माँ जो है वो बहुत पढ़ी लिखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से 125 वर्ष पहले उन्होंने फारसी में और उर्दू में, जब मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा जो है वो कलेक्टर होता था या वकील हो जाता था, बहुत बड़ा जज हो जाता था, उस समय उन्होंने उससे भी आगे की जो एक डिग्री है FA वो पास। और उन्हीं से उन्होंने बचपन में मुझे उर्दू और फारसी पढ़ाई, और अक्षर ज्ञान उन्होंने ही मतलब मुझे प्रथम बार दिया। जी जी, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी जी, कि किसी को भी उन्होंने थोड़ी बहुत उर्दू का अक्षर ज्ञान कराया था, हालांकि वो उस समय बहुत वृद्ध हो गई थी। तो बहुत ही सुसंस्कृत परिवार से आप आए, एक बहुत ही प्रगतिशील परिवार में कहूँगा, जहाँ पे लड़कियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि लड़कों को, जैसा आपने बताया। जी, मेरी माँ जौनपुर की थी और वहाँ पर 100% जो है वो महिलाओं में शिक्षा थी उस समय। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 125 वर्ष पहले। तो उन्हें भी वो बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। जी। और फारसी का जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया या जो उर्दू पढ़ाई, वो परंपरागत ढंग से जो शिक्षा होती थी वो उन्होंने दी। आजकल की जो ये वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन है से वो बिल्कुल अलग है। और संस्कृत का जो मुझे प्रशिक्षण मिला और पाली का प्रशिक्षण मिला शास्त्री जी से, वो भी परंपरागत ढंग से ही जो है वो। तो एक प्रकार से मेरी शिक्षा जो है वो 3 माध्यमों से हुई। जी जी। गणेशियन मोहल्ले में ये विशुद्ध रूप से हिंदुओं का मोहल्ला था, इसमें हिंदुओं के अतिरिक्त और दूसरे धर्म या संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। और हमारे मोहल्ले के बगल में कसाईबाड़ा था, जिसकी आबादी 100% जो है वो मुस्लिम आबादी थी। लेकिन स्कूल जो है, विद्यालय जो है, वो जो हम लोगों का गणेशगंज क्षेत्र है उसके अंदर थी। जी जी जी। वहाँ पर जो हमारे शिक्षक थे जो संस्कृत पढ़ाते थे और जो उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू शिक्षा का माध्यम था। हिंदी तो प्रमुख रूप से आज़ादी के बाद आई। ये मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, 1947 के पहले की, जब मैं 5-6 या 7 वर्ष का था। तो वो जो राम सहाय श्रीवास्तव जी थे, वो दिन में संस्कृत पढ़ाते थे और उर्दू के विद्यार्थियों के लिए, जो कि एक मकतब प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें स्कूल की कक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले बुलाते थे और उनको अरबी सिखाते थे। तो मेरे लिए बड़ा सुअवसर था और अरबी सीखना मेरे लिए आसान भी था, क्योंकि फारसी भाषा का ज्ञान पहले से ही मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लायक हो गया था। तो मैं अरबी भी पढ़ता था उनसे, और वो भी संस्कृत का भी उनसे तब क्लास लेता था। लेकिन मुझे उसकी संस्कृत की कक्षा में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा आगे की कक्षाओं की श्रेणी की संस्कृत ऑलरेडी मुझे वो दुर्गा दत्त उप्रेती से, वो केदारनाथ का जहाँ मंदिर है वहाँ रह करके उन्होंने परंपरागत ढंग से जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उन्होंने मुझे दी। तो इस प्रकार से बचपन में ही जो है वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, तो इन भाषाओं से मैं हो गया था। और नवे में प्रवेश लिया हमने, 9वीं कक्षा के अंदर, तो बॉयज एंग्लो बंगाली स्कूल हमारे से गणेशगंज से बहुत नज़दीक था, तो वहीं हमने प्रवेश लिया। तो वहाँ मुझे बंगला भाषा अपने आप आ गई, क्योंकि वहाँ भी एक बंगला भाषा का जो एक
कह लीजिए कि पत्रिका का आपने संपादन किया। वो अनिवार्य थी, वो अनिवार्य थी। तो ये 7-8 भाषाएं जो हैं, ये मुझे अपने छात्र जीवन में ही मुझे सीखने का सुअवसर प्राप्त। आपने बंगला भाषा की पत्रिका का संपादन भी किया, एक बंदनी नाम की पत्रिका हुआ करती थी। वंदना वंदना नाम की पत्रिका वंदना थी। नाम, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो मैं जब विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ पर एक बंगाली लिटरेरी एसोसिएशन थी विश्वविद्यालय के स्तर की। जी तो मैं बहुत चुनाव लड़ता था जब मैं यानी विश्वविद्यालय के अंदर था। जी जी तो ये जो बंगाली लिटरेरी एसोसिएशन थी, मैं उसका एकमात्र गैर बंगाली सदस्य था। जो मेरी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के जो बंगाली छात्र हैं, वो मुझे निर्विरोध चुन के हमेशा वहां भेज देते थे। क्या बात है। तो वो जो संस्था है, वो वंदना नाम की पत्रिका का प्रकाशन करती थी, और उन्होंने वो जो संपादक मंडल था उसमें मुझे सम्मिलित कर रखा था और मुझे उसके प्रकाशन का दायित्व दे रखा था। तो चलिए, आपने भाषा की बात की दाऊ जी, तो मेरा ये सोचना है कि मैंने आपकी जो सोच है उसको बहुत व्यापक पाया है और बहुत उदार पाया है। तो मुझे लगता है कि इतनी भाषाएं सीखना, उसका साहित्य का, अलग अलग साहित्य का गहन अध्ययन करना, और जो आपने इतनी विदेश यात्राएं की, शायद उसने आपकी विचार को इतना व्यापक बनाया है, इतना उदार बनाया है, सबके प्रति इतना सहनशील बनाया है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भाषाओं का ज्ञान और विदेशों में आपका जो भ्रमण रहा, उसने आपके व्यक्तित्व को कुछ इस तरह की एक आकृति दी? वस्तुतः जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह हुआ। जी उसमें उस समय के प्रकांडितम विद्वान थे और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। आपने नाम सुना होगा आचार्य नरेंद्र देव का। जी जी जी। तो वो आचार्य नरेंद्र देव जी, उसका वो दीक्षांत उसके समारोह में आए हमारे विद्यालय में, और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संस्कृत, फारसी और तमिल, ये 3 भाषाएं बोल सकता है, या जिसको इन 3 भाषाओं का ज्ञान है, वो संसार की समस्त भाषाएं उसके मूल उच्चारण के साथ बोल सकता है। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं भी तमिल भाषा सीखूं, और हमारे यहाँ लखनऊ में एक स्कूल ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस था, जी जो हमारे यानी राजनीतिक गुरु और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे चंद्रभान गुप्त जी ने बनाया था। तो मैंने उसके प्राध्यापक से बात करना शुरू कर दिया, और वो ज्वाइन भी किया मैंने कालांतर में, और मैंने वहाँ पर तेलुगु और तमिल, ये 2 भाषाएं सीखी। बहुत बहुत बढ़िया। एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बचपन की तरफ लौटते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की छोटी उम्र में ही तय कर लेते हैं कि उन्हें क्या बनना है, और फिर उनकी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान उसी तरफ लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन स्टेप एट ए टाइम लेते हैं, और अगले स्टेप का जो लेना है वो पहले स्टेप के परिणाम पे निर्भर करता है। तो आप अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे कि आपने बचपन से ही आपके दिमाग में कुछ बनने का कुछ था, या आपने अपने रास्तों को बदला बीच बीच में परिस्थितियों के अनुसार? देखिए, मैं इस विषय में बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि डिग्री पाने के बाद मनुष्य को जो है, या व्यक्ति को, या एक नौजवान को जीवन यापन के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ा। मैं जी मुक्त था, संपन्न परिवार था, पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था, जी इसलिए जो है, और कई प्रकार के उनके व्यापार थे, तो इसलिए मुझे ये चिंता नहीं थी कि मुझे क्या यानी आगे क्या करना है। जी दूर से घर से मुझे इस बात की पूरी सुविधा थी कि हमारे यहाँ मुनीम लोग थे कि मैं जाऊं दुकान पर, और या उसमें कार्यालय में, और मुनीम जी से कहूं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उन्हें ये पूछने का अधिकार नहीं था कि वो किस लिए चाहिए। मेरे जी पिताजी का आदेश था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि
मैं उसको सत्कार्य भी, तो पुस्तकें खरीदने में या कहीं अच्छे जगह यात्रा करने में या किसी की मदद करने के लिए भी, तो वो मुझे मिल जाता था आसानी से और मैं वहीं पे दस्तखत कर देता था और वो ऐसा मुझे मिल जाता था। तो वो जो एक यानी आदमी के अंदर होता है कि मुझे यहाँ काम काज खोजना है, यहाँ नौकरी खोजनी है, यहाँ खोजना है, वो नहीं। और दूसरे जो भाषा सौष्ठव है, हर भाषा का अपना एक अलग, वो सीखने की बड़ी जबरदस्त उत्कंठा थी। जी। और इसीलिए तमाम जो वो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनका बचपन में ही मुझे अध्ययन करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे भाषा सौष्ठव के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन दिनों मैंने कहा, मैंने तीनों विधाओं में शिक्षा ग्रहण की, गुरुकुल परंपरा में भी, मक्तब परंपरा में भी, और जो यानी स्कूल और कॉलेज में और विश्वविद्यालय में शिक्षा मिलती है उसके संदर्भ में भी। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे यहाँ की जो भाषाओं के साहित्यकार थे, तो उन्होंने हजारों वर्षों का परिश्रम किया और उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो ज्ञान दिया। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये भाषा सौष्ठव के बारे में, कि जैसे एक ही उदाहरण मैं देना चाहूंगा, समय बहुत कम है, कि जैसे मार्कंडेय पुराण में जब मधु कैटभ का वध होता है, देवी करती है, तो देवता लोग स्तुति करते हैं। और वो स्तुति है कि जैसे मैं उसके कुछ अंश पढ़ता हूं, इसलिए कि भाषा सौष्ठव से आज की वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराना चाहता हूं। वो है कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, आधारभूता जगतस्तुमेका, महीस्वरूपेणी यतः स्थितासि, अपाम स्वरूप स्थितया त्वयित, दाप्यायते कृष्णमरंग वीर्ये। अब देखिए, ये कृष्णमरंग वीर्ये जो शब्द है, इसमें आधा का, आधा टा, आधा ता, फिर आधा सा, फिर आधा ना, फिर हलंत मा, फिर आधा ला, फिर आधा अंगा, फिर आधा का। अब देखिए, 10 आधे शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करना और फिर उसको छंदबद्ध कविता के अंदर प्रयुक्त करना, मैं समझता हूँ ये कोई 200-400-500 वर्ष के अंदर किसी भाषा में ये लालित्य या ये जो है काव्य सौष्ठव नहीं आ सकता। ये हजारों वर्षों की एक साधना थी जो उसको हमें प्राप्त हुई। ऐसे जैसे उन्होंने अब ये जो सारे का सारा ज्ञान है, ये सभी भाषाओं में है। और ये तो मुझे फारसी और उर्दू और ये इसके संस्कृत और तमिल के बाद ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा भारतीय वाङ्मय है, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, और वो सब का सब जो है वो हमारे यहाँ की जो एक ट्रेडिशनल जो एक नॉलेज है हमारी बहुत बड़ी, और जो आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है और विचार स्वातंत्र से भी जुड़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ चारवाक जो है वो घोर नास्तिक है, इतना जबरदस्त नास्तिक है कि वो कहता है कि धूर्त प्रलाप स्त्री स्वर्गपादकत्वेन विशेषा भावात, यानी वो सारे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पंथ हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, उनसे बड़ा धूर्त और कोई दूसरा नहीं है। और वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने स्वर्ग और नरक की परिकल्पना से लोगों को डरा रखा है या लोगों को प्रलोभित कर सकता है। लेकिन हमने उस चारवाक को भी महर्षि की उपाधि से जो है वो हमने उसको यानी अलंकृत किया, उसको सम्मानित किया। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है जी, कि अपने से अलग विचारधारा को भी उतना ही सम्मान देना, उतनी ही जगह देना शायद अच्छा, हमारी संस्कृति में जी, संभव है। हाँ। अब जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बौद्ध धर्म है, तो ये नास्तिक उसके अंदर आता है, जैन बौद्ध और चारवाक के नास्तिक विचारधारा में है। लेकिन जो अब इनके अंदर जो शास्त्री ने मुझे पढ़ाया,
बचपन में। बाद में मैं बौद्ध मंदिर से भी जुड़ा और वहाँ भी मैंने तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया। तो अब 84,000 स्कंद हैं उसके अंदर। अब 84,000 स्कंद हैं और उसके बाद शास्त्री जी ने मुझसे कहा, जैसे उसमें ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक हैं। अब त्रिपिटक के अंदर जो है, जो ये आपका सुत्त पिटक है, उसके अंदर 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय के अंदर जो ये 15 वो ग्रंथ हैं, उसमें एक ग्रंथ है धम्मपद। तो अब शास्त्री जी ने मुझसे कहा कि देखो, उस समय रटा देते थे वो बचपन में, और ये जो रटाने की परंपरा थी, ये उस समय तो शब्द के अर्थ खुलते नहीं थे, लेकिन बाद में अब जाकर के उसके अर्थ जो हैं परत दर परत खुलते हैं। अब जब उन्होंने मुझे करीब 2000 से ऊपर श्लोक याद करा दिए, गाथाएं याद करा दी शास्त्री जी ने, और तब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, ये जो सारे का सारा ये 84,000 स्कंध है, ये तो 4 श्लोकों के अंदर उन्होंने धम्मपद के अंदर बता दिया है बुद्ध ने। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने शास्त्री से कहा, मैंने कहा फिर आपने मुझे ये 2000 श्लोक क्यों याद कराए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसको दोहराओ वहां से। अब उन्होंने कहा कि वो धम्मपद का जो है, वो जो बुद्ध वग्ग है, उसका जो ये 180वां और 188 से लेकर के 192 वहां श्लोक है, वो पढ़ो। मैंने पढ़ दिया कि वो दुखम दुख समुपादम दुख सच अतिक्रमम अरियं चत्थंगिके मग्गम दुःखोपशम गामिनम एतम खो शरणम खेमम एतम शरणम उत्तमम एतम शरणम आगम सब दुःखापमुच्यति। ये दुख है, दुख का कारण है और दुख का निदान है और दुख के निदान का मार्ग है। बोले यही तो बौद्ध धर्म है। तो मुझे बाल सुलभ था मैं, तो मैंने उन साथी से कहा, फिर आपने इतना पढ़ाया कुछ? बोले नहीं, ये गाथा, ये जो बुद्ध ने जो है, कोई बात ऐसे ही नहीं कह दी। उन्होंने कहा मेरी कोई बात मत मानो, जो तुम्हें ठीक लगे वही मानो। मेरी कितना माता पर मक्का तारा था। और इसीलिए जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि जो विज्ञान सम्मत नहीं है वो मेरे शब्द नहीं है। और मैं भारतीय वांग्मय की उस वैशिष्ट्य को बहुत 2 वाक्यों में बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उसने अपने उसमें आत्मकथा में लिखा है कि मैं तो वैज्ञानिक हूं, मेरा ईश्वर में या धर्म में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अगर कभी मुझे कोई धर्म अंगीकार करना पड़ा तो मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा, क्योंकि बुद्ध ने एक भी बात ऐसी नहीं उचारी जो विज्ञान की कसौटी पर आज भी 2500 वर्ष के बाद भी अक्षरशः सही न उतरती हो। इसे उसी को स्वीकार करूंगा। एक जो जिसे हम लोग सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं, बर्ट्रैंड रसेल, उसकी किताब है। किताब क्या है, छोटी किताब है, लेकिन वो बहुत बड़ा लेख है, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो उसके अंदर वो लिखता है कि मैं ईसा का व्यक्तित्व विज्ञान सम्मत बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता। लेकिन मैं बुद्ध के लिए नतमस्तक हूं, क्योंकि बुद्ध ने कोई भी अव्यवहारिक बात कही ही नहीं, बुद्ध ने कोई दबाव कहीं डाला ही नहीं। और बुद्ध का दर्शन है, उससे मैं इतना ज्यादा अनुप्राणित हूं कि मैं उससे अलग अपने आप को सोच ही नहीं सकता। ये कह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, फिर कभी आपसे सत्संग होगा मैं उससे जाऊंगा। लेकिन जो आजकल लोगों की एक अवधारणा है कि भाई ये उर्दू या फारसी या अरबी जो है, ये भाषाएं किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई हैं। जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो जैन धर्म का कह लीजिए कि मूल जो उसका है अहिंसा, परमो धर्म का, और अहिंसा का मूल मत, और विशेष रूप से जो काव्य का क्षेत्र है उसमें संवेदना प्रमुख होती है। अगर वो कितनी संवेदना का स्तर क्या है, ये चूंकि आप लोग सब कवि हैं, आप विशेष रूप से बड़े अच्छे कवियों में आपकी गिनती है अमेरिका के, तो इसलिए मैं अनूप जी आपसे कहना चाहूंगा कि जो संवेदना वाली बात है ये महत्वपूर्ण है। और ये 2 चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण कविता के और काव्य के क्षेत्र में, जिसको मैं फारसी से जोड़कर मैं कहना चाहूंगा कि फारसी में जैसे मेरी माँ ने मुझे ज़ेबुन्निसा पढ़ाया, तो अब उसमें आप देखिए
कि एक एक मैं उस लंबे प्रसंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे एक लिखा है कि बर मजारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले ने परे परवाना सोजद ने सदाए बुलबुले। ये मैं उसकी संवेदना के स्तर की बात कर रहा हूँ। इसके इस अर्थ है कि मेरी इस हतभागिनी की समाधि पर न कोई फूल चढ़ाए और न कोई चिराग जलाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेरी समाधि पर जो फूल चढ़ाया जाए उसे देखकर किसी बुलबुल की आंख में आंसू आ जाएं, या मेरी समाधि पर जो चिराग जलाया जाए कहीं ऐसा न हो कि उसमें किसी परवाने के पर झुलस जाए। तो आप देखिए कि प्रेम की या जो संवेदना का स्तर है वो फूल तक चला गया है। जी और जी ये ये फारसी साहित्य का बहुत बड़ा एक लालित्य है। स्वामी रामतीर्थ के 38 ग्रंथ हैं फारसी में, उसके जो उनके कविताओं के संकलन है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि वो विशुद्ध का विशुद्ध वेदांत है। इवन मिर्जा गालिब ने जो फारसी में लिखा है उसका मूल्यांकन आज तक हुआ ही नहीं है। जी वो मैं उनका एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, जी जिसके अंदर आप यानी जो कालिदास का जो वो की जो सौंदर्य की अवधारणा है वो उसके अंदर अपने आप व्यक्त हो जाती है। जैसे वो कहते हैं गुलजुदा नाशुदा अरे शाख बदा माने मनस, कि जो शाख से न टूटा हुआ फूल है वो जो है वो मेरी गोद में और मेरे हृदय में विराजमान है, और उसकी सुगंधी जो है और उसका सौंदर्य मुझे आप्लावित किए हुए। क्या अब बात है। यही बात कालिदास कहते हैं नल दमयंती में। हालांकि ये बात वो ये इसको उम्र से लोग साहित्य को जोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जी साहित्य में आयु कहीं नहीं आ जाती। 82 वर्ष की आयु में कालिदास नल दमयंती में लिखते हैं कि अगर दमयंती ने अपने सौंदर्य का सहस्त्रांश भी चंद्रमा को दे दिया होता तो चंद्रमा अखिल ब्रह्मांड में अद्वितीय सौंदर्य का एकाकी प्रतीक होता। क्या बात है, क्या बात। अगर सौंदर्य की ये दृष्टि उनको उस आयु में न होती तो कैसे वो लिख सकते थे। अद्भुत अद्भुत है दाऊ जी आपका जो सोचा 80 वर्ष की आयु के बाद रामायण लिखी। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट 80 साल के बाद लिखा। और मुझे मतलब अच्छा, और कालिदास ने ये भी लिखा पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्यवद्यम, कि वो साहित्यकार हो ही नहीं सकता जो जो है साहित्य के अंदर आयु के हिसाब से जो है वो साहित्य की का मूल्यांकन करे या उसकी व्याख्या करे। यानी अगर आपने पूछ लिया कि दाऊ जी आप जो हैं वो इस आयु में जो है वो आप कैसे इतना याद रखते हैं या कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, या ऐसी कविताएं कैसे आप लिख सकते हैं, तो फिर आप साहित्यकार नहीं है कालिदास की मान्यता के अनुसार। वो कहता है बिल्कुल जो आज जिसने पहली कविता लिखी है उसकी कविता भी इतनी श्रेष्ठ हो सकती है जो विश्व साहित्य की हो, और जो विश्व के अंदर सबसे जाना माना और सबसे प्रकांड विद्वान है, जिसकी बहुत मान्यता है, जिसकी किताब छपते ही हजारों में बिक जाती है, वो भी ट्रैश लिख सकता है और उसकी बहुत सारी रचनाएं ट्रैश हो सकती है। तो अद्भुत ये है आपका दाऊ जी। हाँ, अब जैसे मैं आपको जोड़ूं कि वो तमिल भाषा में तमिल जी भाषा को लोग ऐसे ऐसे देखते हैं और कहते हैं भाई इसका तो उच्चारण ही नहीं करना बड़ा मुश्किल है? तो लेकिन अब तिरुकुरल देखिए वो 9000 वर्ष पहले की ये रचना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये वैज्ञानिक रूप से यानी वो है बल्कि वो कहता है कि वो और कवियों के लिए है, इसलिए मैं अनूप जी आपसे कह रहा हूँ जी विशेष रूप से, और जी सभी लोग वो स्वागत जी। कहते हैं अनबुइल अदनई वेल पोल कायु में अनबुइल अदनई अरम। यानी अगर जो है आपके पास प्रकांड विद्वत्ता है और बड़ा ज्ञान है आपके पास, बहुत आपने अध्ययन कर रखा है, लेकिन अगर आपके अंदर जो है वो एक कीड़े मकोड़े के अंदर जो यानी जो स्तर का जीव है उसके प्रति प्रेम की और आत्मभाव की संवेदना नहीं है, तो आपका वो ज्ञान जो है जो यानी हड्डी विहीन जो जीव होते हैं जैसे केंचुए वगैरह, और वो धूप में खंखड़ हो जाते हैं, तो आपका वो ज्ञान खंखड़ ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं अगर आपके अंदर मानव के प्रति या जीव के प्रति संवेदना नहीं है। तो ये बचपन में जो है जी ये जी चीजें जो हमारे मतलब जो हमने हमने सीखी लोगों से या विभिन्न भाषाओं के माध्यम से, तो हमें सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ,
तो उसने हमारे जो काव्य के का जो चिंतन है या हमारे लेखन का जो चिंतन है, उसको उसने एक बहुत बड़ा आयाम दिया, एक विश्वव्यापी दर्शन दिया, और उसको संकुचन की या संकुचित होने की सारी सीमाओं से बाहर निकाल दिया। अब जब मैं छात्र था, तभी से मैंने अंग्रेजी पत्रिका का भी संपादन किया, हिंदी पत्रिकाओं का भी संपादन किया, और मुझे बहुत आचार्य नरेंद्र जी की जो साप्ताहिक पत्र था संघर्ष, हमारे नारायण कुमारी जैसे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और श्री भगवान शर्मा जैसे विद्वान बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि वो कितने बड़े विद्वान थे और उनका पत्र का, उनके पत्र का क्या महत्व था। उसको निकालने का दायित्व श्री चंद्रभान गुप्ता ने मुझे दे दिया। और मेहता जी बैठे हैं, ये तो जब मैं इनके यहाँ जाता हूँ, ये मेरे अकेले मतलब इनका अद्भुत और ज्ञान है और अद्भुत अध्ययन है इनका। ये तो रात रात भर हमसे वो कवि सम्मेलन कराते हैं और सिर्फ फारसी की ही कविताएं उसमें सुनवाते हैं लोगों को। और कई बार हमारे मेहता जी ने उसका आयोजन अपने यहाँ जो है वो किया, उर्दू का और फारसी का। जाते हैं हम यानी विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, विश्व हिंदी समिति के कार्यक्रम में है, मगर वहाँ अन्य भाषाओं वाले अपने आप आ जाते हैं। तो ये जो एक कह लीजिए कि जो आपने प्रश्न किया अनूप जी, कि एक मुझे यानी जो परिभ्रमण से निश्चित रूप से ज्ञान आता है, यानी से, और वो 10 किताबें समझ करके नहीं ज्ञान पा पाते, वो ज्ञान जो है वो हम एक स्थान का दर्शन करके प्राप्त कर लेते हैं। जी जी। और वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है, जो आपने गहन अध्ययन किया विभिन्न साहित्यों का, विभिन्न भाषाओं में, तो वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है पूरी तरह से, कि सबकी अच्छाइयों को आपने ग्रहण किया, और उनका जो तुलनात्मक अध्ययन जो आपने किया वो मेरे ख्याल से अद्वितीय है, और बहुत कम लोग इसमें मेरे लखनऊ शहर का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी। लाल नागर, यशपाल और भगवती चरण वर्मा, ये तीन हिंदी के यानी सबसे बड़े फिक्शन राइटर और किसी भी भाषा के सबसे बड़े फिक्शन राइटर एक साथ इतने समय तक रहे हों, और उन्होंने प्रशिक्षण दिया हम लोगों को। जी जी जी। यानी जापाल साथ क्या लिख रहा है और आल्बेयर कामू क्या लिख रहा है फ्रांस के अंदर, आपके अंदर जो है ये जो नए उपन्यास हैं, ये मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, यानी शायद समय बहुत फिर कभी समय मिलेगा। जैसे मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, रूसी लेखक हैं, रूसी भाषा के यहाँ 2-3 विद्वान बैठी हुई हैं, विशाखा जी हैं, शिखा जी हैं, कि वो जैसे दोस्तोयेवस्की है लेखक। अब दोस्तोयेवस्की ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, दी गैम्बलर, दी इडियट, टाइम एंड पनिशमेंट, सब कुछ है। लेकिन अब एक एक उपन्यास के ऊपर हमने कॉफी हाउस में इन लोगों के साथ बैठ करके बहसों में हिस्सा लिया है इन विद्वानों के साथ। अब उसमें एक उसका उपन्यास है ब्रदर्स कर्माज़ोव, उसमें 4 हैं, 4 भाई हैं, और वो इस तरह से घूमता है कि इतना मोटा उपन्यास है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना सस्पेंस है कि ये भाई मर्डरर है या ये भाई मर्डरर है या ये भाई इसने हत्या की है, आप निर्णय ही नहीं कर सकते आखिर तक। जी जी जी। तो ये उसका जो एक अच्छा, हर भाषा में अपना एक वो होता है, नहीं वो होता। अब हम लोगों को जो हमारे अग्रज जो साहित्यकार थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया और काव्य की पूरी वो रचना की। और उस समय, आजकल तो बहुत सहज है, कंप्यूटर के ऊपर, गूगल के ऊपर हर चीज उपलब्ध है। हमें तो एक एक किताब के लिए, जहाँ 5-7 की किताब आई थी, सिचुएशन, और उसको ढूंढने के लिए 3 महीने मुझे लगाने पड़े, और तब मैं ढूंढ करके उसको यशपाल जी के लिए ले आया, वहां से कह लीजिए कि बंबई से लेकर के आया, और मैंने उनको दी। हम लोग लखनऊ में 3 लाइब्रेरियां थी बड़ी, ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। 2-3 महीने हम लोग चक्कर काटा करते थे कि नई किताब कौन सी आ रही है, क्योंकि एक ही लक्ष्य था कि हमें हिंदी भाषा के साहित्य को, जो विदेशों के अंदर नई साहित्यिक धाराएं चल रही हैं, उनको लाके समृद्ध करना है। अगर समृद्ध नहीं करेंगे अपनी भाषा को, तो कैसे हम उसको विश्व स्तर की भाषा बना पाएंगे। ये एक लक्ष्य था हमारा, वो लक्ष्य जो है वहाँ ले गया। और बाद में हमको रामेश्वर ईशान जी जैसे, वीपी सिंह जैसे, डॉक्टर मेहता जैसे लोग अमेरिका में मिले, जिन्होंने हमारे बहुत सहयोग किया। और लंदन के अंदर मुझे बड़ा सहयोग मिला। मॉरिशस के अंदर तो यानी वो तो मेरा दूसरा घर है एक तरह से,
जब मैं वहां जाता हूँ तो एक से एक बड़ा विद्वान वहां पर मिलता है जो चमत्कार कर देता है कि जिनके मुझे याद है मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद में जो रामायण सेंटर में एक व्याख्यान आपने दिया था, अद्भुत अद्भुत व्याख्यान था वो, जिसमें कि आपने रामायण के फारसी रामायण को आपने कोट किया था, तमिल रामायण को आपने कोट किया था, और उनका जो तुलनात्मक अध्ययन किया था, उनकी बारीकियों को आपने जो समझाया था, अद्भुत अद्भुत। ये तो सब हमारे जो मतलब गुरुओं की जो एक पारंपरिक ज्ञान की जो एक कहिए परंपरा है, उससे मुझे वो प्राप्त हुआ। और लखनऊ शहर में एक से एक बड़े विद्वान आज भी हैं, और इसलिए मैं राहुल जी, जब आपकी बहुत बहुत सी बातें करनी है आपसे, आपके बारे में श्रोताओं तक पहुंचाना है, तो अब थोड़ा मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, और जितना हम नहीं लोग नहीं, और मैं आपकी सीमाएं समझ रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे काफी दूंगा। सवालों के तो मेरे जवाब दे दिए ऑलरेडी, जो मैं आपसे पूछने वाला था वो आपने पहले ही मुझे जवाब दे दिए हैं। तो अब कुछ और बातें करते हैं हम। तो जी आपका जो एक दूसरा पक्ष रहा है, जो एक तरह से बड़ा एक विशिष्ट कहूंगा मैं, कि आप साहित्य से और राजनीति से दोनों से जुड़े रहे एक एक अंतराल में। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि आप क्या कहेंगे कि आप साहित्य से राजनीति में आए या राजनीति से साहित्य में गए, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य जो है वो आपने कैसे बनाए रखा? क्योंकि एक अच्छे साहित्यकार की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, एक ईमानदारी होती है। राजनीति में कई बार कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तो इन दोनों में आपने कैसे दोनों को निभाया, और कैसे सामंजस्य आपने स्थापित किया? और क्या अपने आप को आप मैं राजनीति में राजनेता तो नहीं कहूंगा, मूलतः आप साहित्यकार हैं, मैं मेरा तो ये विचार है। तो आप बताइए कि आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं? अनूप जी, ऐसा है कि जिस समय मैंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया, या मैं राजनीति में मैंने रुचि लेना प्रारंभ किया, तो उस समय राजनीति के अंदर 100 में 99% लोग जो हैं विद्वान हुआ करते थे। जी 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 जी। डॉक्टर संपूर्णानंद हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने आप जानते जी जी कि जो गणित शास्त्र के, अलजेब्रा की, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के कितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने। जी जी ज्योतिष शास्त्र पर कितना काम किया है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, और पहले यूपीसीसी यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय उन्हीं के यहाँ था 17 वर्ष तक। कांग्रेस को इतने बड़े नेता रहे, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। जवाहरलाल जी नेहरू के उस महान व्यक्ति के साहित्यिक कृतित्व का मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ, जो उसने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है ना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, अरे बताइए, उनसे बड़ा विद्वान विश्व में कौन है? अपने समय के साथ ये सब राजनीति में थे। तो उस समय पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आते थे। सही कह रहे हैं आप। तो मेरा राजनीति में आना जो है वो कोई अलगाव नहीं था राजनीति और कह लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र का। बड़े साहित्यकार हमारे सुमितानंद और ये मैथिली शरण गुप्त जो है संसद में थे, रामधारी दिनकर संसद में थे, महादेवी वर्मा हमारे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में थी, बच्चन जी हुआ करते थे। जी, ये हुआ करते थे। तो ये तो बाद में जो वो एक अलग विषय है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा कि राजनीति से जो ये बौद्धिक एक प्रकार से प्रवेश था वो कैसे चला गया। अब बताइए, गुजराती का कितना बड़ा विद्वान कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हमारे यहाँ गवर्नर थे। जय सोमनाथ लिखा कहाँ का था। तो ये जो है ये आप तो मैं ये लौट के फिर वहीं आता हूँ कि उस समय मैं जो हूँ, जब मैंने प्रारंभ किया उस समय राजनीति और साहित्य में बिल्कुल सामंजस्य था। मुझे याद है आपके मेयर बनने पर अज्ञेय जी ने दिनमान में लिखा था आपके बारे में। तो उन्होंने कई अग्रलेख लिखे मेरे बारे में, संपादकीय लिखा मेरे बारे में। जी जी जी। और अज्ञेय जी ने नहीं लिखा, बहुत सारे उन्होंने लिखा जी। ये पत्र मैंने बिल्कुल एक लोगों में, साहित्यकारों में उत्साह पर एकदम से जागृत हो गया। और जो है वो कह लीजिए कि
अंग निकाले कई अखबारों ने। जी जी। तो राहुल जी, एक चीज बताइए, आप पहले यहाँ पर करीब 65 के आसपास आप आए थे अमेरिका, बॉस्टन में मेरे ख्याल से आप अध्ययन नहीं के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं कार्यक्रम में अध्ययन के लिए आया था। मैंने कई यहाँ के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, जी इंडियानापोलिस में भी, इंडियाना यूनिवर्सिटी में भी, और वर्मोंट यूनिवर्सिटी में भी। जी जी। फिर तो आप लौट गए भारत बीच में फिर। जी हाँ, फिर मैंने कुछ दिन अध्यापन किया। वहाँ फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क थी, तो जी पढ़ाने मैं गया वहाँ था। मैं एक्चुअली मैं साहित्य का कभी विद्यार्थी नहीं रहा, ना हिंदी भाषा का कभी किसी कक्षा में विद्यार्थी रहा। मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो मैं जी कॉमर्स पढ़ाने आया था। मगर जब वहाँ 2-3 मेरी वार्ताएं हुई तो उन्होंने मुझे एंशियंट एशियन हिस्ट्री और एंशियंट एशियन लिटरेचर, जी जी एशियन फिलोसफी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन मैं तो उसके बाद मैं भारत लौट गया। जी। तो वो कैसे हुआ दाऊ जी? हमारे, मुझे याद आ रही हैं हमारी एक, आप भी जानते हैं, अंजना संधीर जी एक कवियत्री हुआ जी। करती हैं, उनकी अरे पंक्तियां अरे, हैं। बहुत बड़ी कवित्री जिन्होंने लिखा है, अमेरिका मेरी हड्डियों में बसता है। अमेरिका में, वही उसी को मैं कोट करने वाला था कि जी अमेरिका हड्डियों में बस जाता है, लेकिन आप शायद कुछ गिने चुने लोगों में से होंगे जिन्होंने यहाँ आने के बाद वापस जाने का फैसला किया। जी तो उसके बारे जी में। जी हाँ, मेरे मेरे सारे साथी यही यही उस समय के हैं। जी हम जी जो रुक गए, डॉक्टर मेहता भी उसी समय के हैं, और जी रामेश्वर आनंद जो हैं वो जी भी वो भी यहाँ रुक गए। और ये हिंदी साहित्य के उस समय हालांकि बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि जो हमारे बड़े प्रतिष्ठित लेखक थे हिंदी के, जैसे उषा प्रियंवदा मीना जी। ने जी किम विल्सन से शादी कर ली, यहाँ गई। सोमा जी वीरा ये वो यहाँ, उषा गुलाब, प्रियंवदा जी हैं, आज उपस्थित हैं उषा प्रियंवदा जी इस प्रोग्राम में आपके। अरे वाह 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 वाह, बताइए कि वो वो तो कम हमारे कम दिखाई कॉलेज की देती पढ़ी है हुई है, लेकिन। हाँ। वो हमारे आईटी कॉलेज की पढ़ी हुई है। जी, जी लखनऊ की ही है उषा प्रियंवदा जी। और जी उनका जो काला गुलाब और नीला गुलाब, गुलाब जो है, पीला गुलाब, वो जो जी धर्म के अंदर धारावाहिक हुआ था, तो जी मतलब वो बहुत कुछ देर के लिए जुड़ी थी, जी जी देर के जी, लिए तो जुड़ी मैं थी, ये कह रहा बताइए। था कि वो जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो वेद प्रकाश वडुक, गुलाब खंडेलवाल और रामेश्वर सेन जो प्रतिष्ठित लेखक थे, वो जी। उस समय आए, वो यहीं बस गए। लेकिन मैं नहीं बसा, मैं भारत वापस लौट गया। और फिर आप दोबारा आए यहाँ पे करीब 80 के दशक में, जब आपने नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ। नहीं, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जी कि जी। जिसमें मैं अमेरिका ना आया हूँ 80 के हाँ, बाद। लेकिन उस बार आपने यहाँ पे पढ़ाया भी था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में आप। जी हाँ, यहाँ से मैरीलैंड में मैं विजिटिंग प्रोफेसर होकर के आया था। और वो मैं अपना कार्यकाल में लगभग पूरा होने से थोड़ा पहले ही हमारे लखनऊ में चुनाव हो गए। और जी हमारे यहाँ तो 50 लाख की आबादी है जनता की, जी और जी उनका बहुत बड़ा आग्रह था कि मैं वापस चला जाऊं। राजीव गांधी जी ने भी मुझे फ़ोन किया, मुझे जी भारत वापस जाना पड़ा। और जिस दिन मैं पहुंचा हूँ, उसी दिन नामांकन भी था, नॉमिनेशन भरा मैंने उसी दिन। और उसके कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद चुनाव था, और मैं फिर से वहाँ मेयर हो गया। लखनऊ ने हाथों हाथ लिया आपको प्यार जी से। हाँ, 3 बार उन्होंने मुझे मेयर बनाने का सौभाग्य दिया। और अच्छा, और मेरी वो रुचि का भी कार्य है, क्योंकि या तो आदमी मेयर बने, क्योंकि मेयर तो बादशाह होता है, सारी पावर्स उसको रहती है, जी या जी वो मुख्यमंत्री बने, या फिर जी। प्रधानमंत्री बने। बाकी सारे पद राजनीति में अर्थहीन है। तो माफ करिएगा अगर कुछ नहीं, लोग सही राजनीति सही सुन रहे सही हो। कह रहे हैं आप। ये तो तो फिर चलिए मैं एक। विधायक भी रहा, पैनल चेयरमैन भी रहा विधान परिषद में। जी 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 जी। अच्छा, चलिए अब आपके उस पे चलते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलनों के अनुभव पे। तो जी जैसा कि बहुत से लोगों को मालूम होगा, और ये तो एक तरह से कीर्तिमान ही है, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसने पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से लेके मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, सब आपने अटेंड किए हैं। हाँ, सब में मैं सम्मिलित रहा, और तो सब में जो कुछ मुझसे योगदान हो सकता है वो मैंने देने का तो जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ ही रहा था कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में विनोबा भावे का संदेश आया था, उन्होंने विशेष संदेश भेजा था। इंदिरा गांधी ने उसका शायद उद्घाटन किया था, जी हाँ, नागपुर में हुआ था वो। नागपुर में जो हुआ था। नागपुर में सम्मेलन हुआ था, उसके महामंत्री थे अनंत गोपाल शेवड़े। जी जी, वर्धा से जो। जी हाँ, जो उसके संपादक थे नागपुर टाइम्स के। जी, जी 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 जी। और और उसमें शिव सागर राम गुलाम जी भी गए थे।
सागर राम जी आए थे जी। उन्होंने वहाँ पे भोजपुरी में भाषण दिया था और वहीं पहली बार मेरी अभिमन्यु अनस से मुलाकात हुई थी। जी जी, अच्छा 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 अच्छा। और यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को मान्यता मिले ये प्रस्ताव मेरा ही वहाँ था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। और तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का अगर आपको याद हो तो महादेवी वर्मा जी उसमें थी शायद, दिल्ली में जो हुआ था। जी हाँ, महादेवी वर्मा थी। वर्मा जी को बड़ी आप अव्यवस्था हो गई थी जी, वो नाराज हो गई थी। फिर उन्होंने एक दूसरा समानांतर विश्व हिंदी सम्मेलन मेरी अध्यक्षता में करा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसका जो है वो कई समाचार पत्रों ने पूरा विवरण छापा है जी। अच्छा, उनका एक वो तो बहुत कोट किया जाता है, थोड़े गुस्से में ही उन्होंने कहा था तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में कि भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। महादेवी वर्मा ने कहा था ये बात, तो वो नाराजगी उनकी दिख रही थी उसमें। अनूप जी, अनूप जी क्षमा कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का व्यवधान, मैं व्यवधान नहीं कहूंगा, इंटरव्यू कर रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ पे भारतीय मूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वीरेंद्र शर्मा जी, उनका आग्रह आया है कि उनको किसी और मीटिंग में पहले जाना है, तो वो 1 मिनट अपना संदेश देना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। शर्मा जी आइए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। दाऊ जी पहले तो नमस्कार जी। और आप याद होगा कि आप एक जमाने में हौसलों में जो है मैं आपको खाबरा जी थे वहां पर, उस समय सांसद ये प्यारा सिंह खाबरा थे। और मुझे याद है और पद्मेश जी ने भी मुझे याद दिला दिया था जी, हमारी मुलाकात का। मैं माफी चाहता हूँ, आज कुछ ऐसे हालात हैं कि मैं एक दूसरी साइड पे खुद चेयर कर रहा हूँ इवेंट को। वो है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो उसके लिए लेकिन मैं पद्मेश जी के, दिव्या जी के पिछले इंस्पिरेशन से बतायन के साथ जुड़ा हूं जी जी। इसलिए मैं चाहता था, स्पेशली जब इन्होंने मुझे बताया कि आप आ रहे हैं, तो मैं आपके दर्शन भी करना चाहता था और आपको वेलकम भी करना चाहता था। और साथ में अभी आपकी जो छवि है पॉलिटिकल साइड से, मैं साहित्यकार नहीं हूं इसलिए साहित्यकार की साइड से नहीं लूंगा, एक पॉलिटिकल साइड से लूंगा कि आपकी जो साफ सुथरी छवि है जो लोगों में और हम जैसे लोगों में, वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। और मैं ज्यादा वक्त नहीं निकाल सका आपके साथ, लेकिन जब भी अभी आगे के लिए मौका मिलेगा तो मैं जरूर, लेकिन मैं एक बात जरूर अनूप जी से बोलूं कि सियासत ईमानदारी से चलती है जी, और साहित्यकार ही, जैसे आपने गुप्ता जी बहुत अच्छे ढंग से बोला कि जो साहित्यकार हैं वो विजनरी होते हैं जी, वो आगे के विजन को देखते हैं। और अगर साहित्यकार पॉलिटिशियन बन जाए या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए तो वो विजन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इनकी के वक्त के, मेरे खुद पिताजी पंजाब में उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के सीनियर, उनको वहां की इज्जत थी, पंजाब काउंसिल के मेंबर थे, तो चेयरमैन भी थे पंजाब में कांग्रेस पार्टी के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में। मैं वो दौर देखा है। उस दौर में पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग ऑनेस्टी के साथ आते थे। वहां पर कोई पैसा कमाने का या ये इमेज नहीं, विजन नहीं होता था कि हम इकोनॉमिक बेनिफिट क्या लें। वो सर्विस का दौर था। और मेरे जैसे जो छोटे, मैं उसको कन्वीनियंट के लिए शब्द बरत रहा हूं कि मेरे जैसे छोटे पॉलिटिशियन जो है वो इन लोगों के देख में, इनको देखकर सियासत में अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपकी सर्विसेज का, आपके साहित्य का अकेले नहीं, लेकिन जो आपने
सोसाइटी में पॉलिटिक्स में रहते हुए भी अपनी छवि को साफ रखना है, वो जो आपकी जो प्रेरणा है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा एक बार बहुत देर के बाद, मेरा ख्याल नियरली 25 साल के बाद, 24-25 साल के बाद, जब मैं मेयर होता था उस वक्त की आपके साथ मुलाकात हुई थी, तो मुझे याद है। तो उसके लिए आपका बहुत 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 अच्छा लगा आपको देखकर। और मैं चाहता था, तो साथ में मुआफी, आपसे मुआफी मांगना भी बनता है कि अरे मैं नहीं बहुत नहीं देर आपके साथ नहीं बैठ सका। मैं नहीं, फिर बहुत आपने समय कभी भी निकाला। मौका मिला तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी बहुत एंड अनूप जी, आपका भी बहुत कि बहुत आपने भी धन्यवाद। इंटरप्शन ले ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। थैंक यू, थैंक यू। जी, 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 चलिए, तो दाऊ जी, आपसे कविताएं तो सुननी ही हैं अंत में, लेकिन उससे पहले मैं एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, फिर अरे हम बिल्कुल निश्चित। बढ़ेंगे। तो एक बात हमें ये बताइए कि यहाँ पे हमारे जो जितने सुनने वाले हैं, बहुत से श्रोता, अधिकांश लोग यूके से हैं, बहुत से लोग अमेरिका में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपने इतनी भाषाओं का अध्ययन किया है बचपन से, और आप जानते हैं कि बचपन में कितना सरल होता है नई यहाँ भाषा याद रखना को याद या रखना। सीखना जी। जी, तो यहाँ पर जो अक्सर हम अभिभावकों के पास समस्या रहती है कि अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएं या यहाँ पर जो अंग्रेजी, जो यहाँ की जो भाषा है वो हम सिखाएं। तो वो उसके कुछ प्रैक्टिकल, आप हमें कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिए कि वो बहुत से केसेस में नहीं हो पाता है दोनों भाषाओं को के साथ में प्रेम रखना, दोनों भाषाओं को सीखना। तो उसके बारे में कुछ आप व्यावहारिक सुझाव अगर दे सकें। जी, एक वाक्य में मैं जो अभी उन्होंने कहा है, माननीय सांसद जी ने, शर्मा जी ने, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने इसीलिए 1998 में कहा था कि अब मैं सक्रिय राजनीति में, यानी चुनाव की सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं और मैं अगली शताब्दी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसीलिए जब भी मेरे यहाँ चुनाव होने वाला होता है तो मैं आपके यहाँ चला आता हूँ या पद्मेश के यहाँ चला जाता हूँ। सही सही निर्णय लिया आपने। मैंने कहा था अगली शताब्दी में मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं और मेरा किसी दल विशेष से भी कोई इस समय सीधा संबंध नहीं है। मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ। जी, आपने जो ये प्रश्न किया, तो मैं आपको उत्तर भारतीयों के लिए विशेष रूप से ये लागू होता है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। जी, जो आपने कई भाषाओं का जिक्र किया है, आप देखिए कि बंगला भाषा का जैसे व्यक्ति है, बंगाली व्यक्ति है, वो अपने घर में बच्चों से बंगाली ही बोलेगा। और आपने ये अनुभव किया होगा, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो यूके में रहने वाला हो, या भारत में रहने वाला हो, या बर्मा में रहने वाला हो, रोहिंग्या हो, ये आपस में तो अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे। वो धर्म की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाती है कि वो मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन अगर धर्म नहीं। और देखिए, ये एक सामान्य सी बात है। देखिए, धर्म की भाषा हो सकती है, भाषा का कोई धर्म नहीं होता। भाषा तो सार्वजनीन है। तो वो उसी भाषा में बात करेंगे। तो उनकी संस्कृति भी सुरक्षित है और उनकी भाषा भी उनके घर में सुरक्षित है। यही बात तमिल लोगों के साथ है। चाहे वो आप वहाँ फ्रांस में उतरिए, वो सबसे ज्यादा जो भाषा के प्रति जिनका आग्रह है, अपनी भाषा के प्रति, जिसको आप अंग्रेजी में छोटा मोटा शॉविनिज्म कह सकते हैं, तो वो फ्रांस के लोगों में आपको मिलेगा। वो अंग्रेजी जानते भी हो तब भी नहीं बोलेंगे आपसे। और अगर फ्रेंच आती है तो दाऊजी गुप्ता से वहाँ लोग कोका कोला, अगर हम डाइट कोक पीते हैं तो वो पैसा भी नहीं लेते। अरे मेरी भाषा बोल रहे हैं। तो ये है। तो वहाँ भी आप जब उतरिए गार द नॉर में, हर सारी ट्रेनें गार द नॉर उतरती हैं पहले बाहर की, तो उतरते ही बाईं तरफ पौंडीचेरी के तमिल लोगों की एक बाजार है, उनकी बहुत बड़ी बस्ती है। आप वहाँ जाइए, आज भी आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे कि जिनके बच्चे जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं तब फ्रेंच सीखते हैं।
फ्रांस में पैदा हुए हैं, उनके बाप भी फ्रांस में पैदा हुए हैं, बाबा भी फ्रांस में पैदा हुए हैं, लेकिन वो घर में तमिल ही बोलते हैं। आप चले जाइए, अरे आप तो अमेरिका में न मालूम कितनी बार गए होंगे, मियामी गए होंगे, कैलिफोर्निया गए होंगे, वो या आपके ह्यूस्टन गए होंगे। आप देखिए 80% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वो अपनी उसी स्पेनिश भाषा में ही बात करते हैं, घर में भी स्पेनिश भाषा में बात करते हैं। तो ये जो समस्या बताई, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों के साथ है कि वो अपने बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करते हैं, चाहे उनकी माँ को अंग्रेजी बोलना ना आता हो, उनको खुद अच्छी अंग्रेजी ना आती हो। आप खुद जो है वो बच्चे जो अमेरिका में स्लैंग बोलते हैं, वो आप नहीं समझ सकते उनकी भाषा। मैं इतने दिन रहने के बाद भी पूरी अच्छी तरह से समझते तो होंगे, मगर तो ये अगर हम ये नियम बना लें और हम लोगों के अंदर ये बात पहुंचा दें कि कल्चर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, संस्कृति जो है, और भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अपने लोगों को आ जाएगी, अपने आप उर्दू लोगों को आ जाएगी। जी बहुत बढ़िया। तो पद्मेश जी, अब हम समय है या कविताओं की तरफ बढ़ें? जी, कविताओं की तरफ आ जाएं तो अच्छा है। कविताओं की तरफ आ जाते हैं। तो दाऊ जी, अब आपका तो परिचय कविताओं के बारे में तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार कवि सम्मेलनों में सुना है, मुशायरों में सुना है आपसे, और तो अब हम चाहेंगे कि कुछ आप अपनी कुछ चुनी हुई कविताएं हमें हमारे साथ बांटें और फिर हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपने तो मेरा परिचय देते समय मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद दिला दी, और मुझे कार से जो है आपने बहुत यानी ऊंचा सम्मान दे दिया कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो विश्व स्तरीय है। तो बिल्कुल बिल्कुल है दाऊ जी, और बड़ा उदार दृष्टिकोण है आपका। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है कि अपने से अलग होते हुए जो अलग हैं आपसे, उनको भी पूरा सम्मान देना, वो जो आपसे मैंने सीखा है वो एक धन्यवाद। वो संभव है कि इसीलिए संभव है कि आपने इतना अध्ययन किया है, इतने धर्मों का, इतने अलग अलग भाषाओं के साहित्य का, वो तभी संभव है। और आपकी जो सोच है, मैं कहूंगा कि समय से थोड़ी आगे है, अहेड ऑफ टाइम आई वुड से। तो और आपकी कविताओं में भी वो बात झलकती है। तो हम चाहेंगे कि आपकी कविताएं हम सुने। बहुत धन्यवाद। तो मैं वो अपनी एक कविता जो मेरी बहुत पसंद की गई थी, और बहुत पुरानी कविता है ये दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद था, उसमें वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये रंगभेद की विरोध में मैंने ये कविता लिखी थी, और ये इसको आप व्यंग्य भी कह सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन इसमें जो उनकी पीड़ा है उसकी भी अभिव्यक्ति हमने अपने ढंग से की है। इसका शीर्षक है रंगभेद के विरुद्ध कि मैं तुमसे पूछता हूं कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग बस्तियां बनाने वालों, जोहानिसबर्ग की डेयरियों में बंधे पशुओं पर प्रतिबंध लगा दो कि श्वेत पशु अश्वेत और अश्वेत पशु श्वेत बच्चे न जन्माएं। वृक्षों की हर डाली पर यह आदेश लिखकर टंगवा दो कि श्वेत और अश्वेत पक्षी एक साथ न बैठें। काले और गोरों में भेदभाव करने वालों, श्वेत और अश्वेत तितलियों का उड़ना भी प्रतिबंधित कर दो। डरबन के उद्यानों में एक घोषित कर दो कि सफेद और रंगीन मछलियों का साथ साथ मुक्त होकर घूमना भी सरकार विरोधी है। केप टाउन के जलाशयों में काले और गोरों में विभाजन करने वालों, अपने क्षेत्र में चांद पर भी रोक लगा दो कि वो श्यामल आकाश में न उगे। क्या बात है। अपने क्षेत्र में चांद पर भी रोक लगा दो कि वो श्यामल आकाश में न उगे। काले और गोरों के लिए अलग अलग प्रार्थना घर निर्मित करने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, काले और गोरों के ईश्वर क्या दो हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक रचना और पढ़ रहा हूँ स्वागत। कि
विशेष रूप से जो हमारा चिंतन रहा है वो युद्ध विरोधी रहा है कि संसार में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए, और मजबूरी में हमारे देश को 3 युद्ध करने पड़े। जी। जो दूसरा युद्ध हुआ 1965 का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो उस समय जो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिन्होंने मुझे आकर्षित किया, तो मैंने उनका जिक्र इस कविता में किया है। जी, स्वागत है। भारत पाक युद्ध। मैंने सुना है मेरे शहर की एक खातून जिसका लड़का दुश्मन की सेना में वायु सेना में अफसर है, कह रही थी कि इस जंग ने उसका ये हक छीन लिया कि वो खुदा से ये मन्नत मांग सके कि वो उसके बेटे को उम्र दराज करे। तब से ये ग्लानि मुझे खाई जा रही है कि बमबारी में मारे गए सारे लोग मेरे माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, जिन्हें मैंने ही मारा है। मैंने अखबार में पढ़ा एक शहीद जवान की पत्नी को पुत्र लाभ हुआ है। तब से मैं चिल्ड्रंस पार्क में खेलने वाला एक ऐसा बालक हो गया हूं जो अपने साथी को उसके पिता के साथ खेलते देख रहा है, पर उसके अपने पिता ने कभी जन्म नहीं लिया। वाह। सुबह का रेडियो कह रहा था कि हमलावर जालिमों ने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों और अस्पतालों पर बम गिराए, वो तहस नहस हो गए। आज देश भर में दुआएं होंगी कि हम कामयाब होंगे। मुझे महसूस हुआ कि बाहर सड़क पर उठ सकने में असमर्थ ईश्वर को लोग सहारा देकर अस्पताल ले जा रहे हैं। मुझ में साहस नहीं रह गया है कि मैं अखबार पढ़ सकूं, रेडियो सुन सकूं, या दुनिया में कहीं भी युद्ध के लिए दिया गया हर नारा मुझ फूस पर एक मशाल की तरह गिरता है जो मुझे थरका देता है। मेरा व्यक्तित्व, मेरी आत्मा दोनों हर घर के बाहर खुदी खाई में समा गए हैं और हर पार्क में मेरा ठूंठ परेड करता है। क्या बात है। अब एक अंतिम कविता कर एक और सुना दीजिए पापा जी। हाँ, मैं एक अंतिम कविता सुना रहा हूं कि ये जो गरीब लोग हैं, ये उनके लिए है, उनकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए लिखी गई है। इसका शीर्षक है दूसरों के लिए। आकाश के कंधों पर सर टिकाए सलोना सा बचपन शुरू हुआ। ममता भरी आंखें रंभा उठी। बेबसी का खूंटा तोड़ाने हेतु कूदने लगा नन्हा सा बछड़ा, सहलाने को जिसे बेचैन थी खुशियां। कुछ बोध हुआ उसका जन्मजात हक मेरी आंखों के आगे रोज चिंता रहा दूसरों के लिए। मुझे भूसा मिला, सिर्फ भूसा, जिंदा रहने को, ताकि मेरी आड़ में लोग ढरकाते रहें वो सब जो मेरा है। तरुणाई की गंध मेरी त्वचा से जब लिपटने को हुई, उसे चाबुकों से चीर दिया गया ताकि मैं ढल सकूं वैसा जैसा दूसरे मुझे चाहते हैं, अनादिकाल से दलितों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छे दाऊ जी। और अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इससे पहले कि पद्मेश जी को सौंपूं धन्यवाद के लिए, मैं एक बात जो आपके बारे में कहना चाहूँगा दाऊ जी, कि आप में इतनी विद्वता होते हुए भी मैंने आपको कई बार देखा है कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपसे बहुत कम जानता है, और मैं अपना स्वयं का उदाहरण दूंगा। लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति की बात को जितने मन से आप सुनते हैं, वो मुझे एक तरह से विस्मित सी करती है कि आप में जो एक सीखने की ललक है वो अद्भुत है। और आपकी इतनी विद्वता, इतनी बड़ी उम्र के बावजूद, और पूरे सम्मान के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, एक जो बच्चे के समान जो एक ललक दिखाई देती है
आपकी आंखों में जो चमक सी दिखाई देती है नया सीखने की, वो एक तरह से एक अनुकरणीय है। और यहाँ पर मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरे प्रिय शायर हैं जोधपुर के शीनकाफ निज़ाम साहब, उनकी जो 2 पंक्तियों के साथ मैं यहाँ समापन करना चाहूँगा। तो शीनकाफ निज़ाम साहब ने कहा है, और वो मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। तो ये जो हैरानी है, जो सीखने की ललक है, जो बच्चे सा एक वो है, वो आपकी खासियत है, और वो आपके साथ रहे एक लंबी उम्र तक। जीवेम शरदः शतम, आप 100 साल तक जिए, स्वस्थ जिए, हम सबको ज्ञान बांटते रहें, आपका स्नेह हमें मिलता रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। धन्यवाद, प्रणाम। मैं आपका और वातायन का दोनों का जो है, पद्मेश जी का धन्यवाद, दिव्या जी का धन्यवाद, पूरे वातायन परिवार का धन्यवाद। अनूप जी जी, विशाखा जी, मैं एक ही जब कभी दाऊ जी के बारे में कुछ कहती हूँ, और जब मेरी सास यहाँ आई थी और वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई थी, तो उसने जिस तरह से दाऊ जी के परिचय की कहा था, तो उसने कहा था कि दाऊ जी ऐसी शख्सियत है कि दुनिया की 10वां अजूबा है वो। धन्यवाद। मैं अभी थोड़ा सा ओपन फ्लोर करूंगा आप लोगों को बोलने के लिए, जरा हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। विशाखा जी, हाँ जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी और बाबूजी, आप लोगों ने एक बड़ी सार्थक संगोष्ठी आज यहाँ पर की है वातायन पटल पर। और मैं जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सब वातायन के मित्र और आज के अतिथि, आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने पिताजी के साथ बहुत सी संगोष्ठियों में रहा हूँ और बहुत बार मैंने उनको सुना है, लेकिन मैं पूरे अधिकार के साथ आज ये बात कहता हूँ कि आज बाबूजी पूरे अपने श्रेष्ठ मूड में थे। और ये अवसर बहुत कम आते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। मेरे पिताजी की भी बात कर रहा हूँ कि जब उनसे प्रश्न एक किया जाए, उसके उत्तर बहुत निकले। जहाँ पे जैसे कहते हैं हमें डिग नहीं करना पड़ रहा था। अनूप जी, जिस प्रकार से आपने प्रश्न रखे और जिस मूड में उन्होंने आज उत्तर दिए, मुझे लगता है कि ऐसे समय कम आते हैं। और आज वो 2-2.5 घंटे भी अगर बोलते रहते तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो योगदान होता उनके ज्ञान का और उनकी जो स्मृतियां हैं, जिस प्रकार से आज उन्होंने अपने मन मस्तिष्क के द्वार खोले हैं। तो बहुत बहुत आभार आप दोनों का इस संगोष्ठी के लिए। और आज मुझे खुशी है कि आज वातायन पटल पर इतने लोग उपस्थित हैं, महत्वपूर्ण है। वाणी प्रकाशन से अरुण महेश्वरी जी, लखनऊ से सुधीर हरवासिया जी, भारत से नारायण कुमार जी, अमेरिका से संयोग से उषा प्रेमवदर जी आज पूरी संगोष्ठी में रही, जिनका उल्लेख भी हुआ। विजय मेहता जी, कनाडा से शैलजा सक्सेना जी, जगदीश व्योम जी, ट्रिनिडाड और टोबैगो से आशा मोर जी, सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव जी, लखनऊ से विद्या बिंदु सिंह जी, जवाहर कर्नावट जी, विभा काले जी, ब्राजील से मिलेना ब्रेटोवा जी, प्रदीप कपूर जी, ऐसे बहुत से लोग सारे विश्व से आज यहाँ पर जुड़े। और आप सबका बहुत बहुत आभार। अलग अलग टाइम जोन्स की परवाह किए बिना आप सब लोग अपने अपने समय से यहाँ पर हैं। मैं आप सबके प्रति बहुत आभार करता हूँ। अंत में विशेष टिप्पणी के लिए निमंत्रित करता हूँ हमारे वातायन के संस्थापक सदस्य और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय अनिल शर्मा जोशी जी से, कि आप आए और अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करें। अनिल जी, स्वागत। धन्यवाद पद्मेश जी। मैं बाहर हूँ, इसलिए थोड़ी सी बाधा है वीडियो इत्यादि में। मैं कार्यक्रम सुना और आज का कार्यक्रम तो वाकई जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अद्भुत था। वैसे प्रश्न और ऐसे उत्तर और ऐसे उत्तरों के कितने आयाम हो सकते हैं, वो सब हमने देखा। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए वातायन को आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब दाऊ जी का 80वां जन्मदिन था, तो उस दिन कुछ बातें कही थी। मैं समझता हूँ कि वो एक पारिवारिक, आज जो इतने प्रमुख लोग विश्व भर के हैं, तो कुछ दाऊ जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को रेखांकित करना मैं चाहूँगा। कुछ बातों को जो मैंने कहा था उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बात तो ये है कि
दाऊ जी का बहुत योगदान है और दाऊ जी ने कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बहुत योगदान किया है। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को पद्मेश गुप्ता भी दिए हैं, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। तो पद्मेश जी ने उस विरासत को, अनिल जी के तार टूट रहे हैं। जिस विरासत को उनको, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ, आगे वापस आ गए। मैंने कहा जिस वैश्विक पटल पर जिस तरह का एक बड़ा हस्ताक्षर दाऊ जी थे, उसी परंपरा का निर्वाह पद्मेश जी ने किया। तो इसलिए इस दृष्टि से भी मैं पिता और पुत्र दोनों का ही अभिनंदन करता हूं। अनूप जी ने सही कहा कि जब हम हिंदी की वैश्विकता की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। यहाँ पर नारायण जी भी हैं इस कार्यक्रम में। तो ऐसे लोगों ने, नारायण जी उसको मेरी बात का वो भी है कि जिस तरह से पहले सम्मेलन से लेकर आज तक निरंतरता के साथ वैश्विक स्तर पर हिंदी को आगे ले जाने का काम दाऊ जी ने किया, जिस प्राणपण से, जिस समर्पण के साथ। और दाऊ जी कभी सरकारी मतलब प्रतिनिधि मंडलों में नहीं रहे, वो अपने शक्ति से जो है, और इस आयु में भी हर विश्व हिंदी सम्मेलन में गए वहां। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अनिल जी, आपके तार टूट रहे हैं, तो हम आपको यहीं पे आभार, बहुत प्रेरणा की बात। जी अनिल जी, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने विशेष टिप्पणी दी और कार्यक्रम में रहे जितना हो सका, अपनी सारी व्यस्तताओं। जी धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। और जी मैं धन्यवाद पद्मेश जी। और मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर नारायण कुमार जी उपस्थित रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। एक संक्षिप्त शब्दों में नारायण कुमार जी, आपकी टिप्पणी भी महत्वपूर्ण रहेगी और हमें अच्छा लगेगा कि आप कुछ कहें। नारायण कुमार जी, आप म्यूट हैं। नारायण कुमार जी, अनम्यूट कर लें। नारायण कुमार जी भारत में और विश्व में हिंदी के एक बहुत मार्गदर्शक हैं और अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों का मार्गदर्शन भी भारत सरकार को देते आ रहे हैं। नारायण कुमार जी, धन्यवाद पद्मेश जी। आज हम एक बहुत ही विलक्षण वक्तव्य सुन सके, और वो भी दाऊ जी गुप्ता के सहस्र चंद्र दर्शन के बाद। सहस्र चंद्र दर्शन 80 वर्ष पूरा होने पर हम लोग मनाते रहे हैं। दाऊ जी को देखकर उनकी स्मृति, उनके बोलने का ढंग ऐसा है कि किसी को भी अपने बौनेपन का एहसास होने लगता है। लेकिन उनकी आत्मीयता ऐसी है कि लगता है कि हम भी दाऊ जी बन सकते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में, जब हम लोग कहते थे, निराला भी कहते थे, मैं अकेले देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांझ मेला, दाऊ जी जीने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट लिखने वाला क्या करता था, उसके जीवन का क्या चिंतन था। तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अनूप जी ने महादेवी जी की बात की। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के विद्वानों को, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और विदेशी विद्वानों को, जिसमें मैग्रेगर यहाँ से गए थे, महादेवी जी ने ही सम्मानित किया था। वो नाखुश जरूर रहते थी, लेकिन वह कभी भी विश्व हिंदी सम्मेलनों में व्यवधान नहीं उपस्थित कर सकी। और उन्होंने ये कहा था कि घोड़े को रथ के पीछे डालना है, और यह भी कहा था कि जो राष्ट्रीय नहीं होता वो अंतरराष्ट्रीय कैसे हो सकता है। तो दाऊ जी गुप्ता का बहुत ही साथ रहा है। और एक बड़ी बात कहूं कि वो जब दिल्ली आते हैं मुझसे अवश्य मिलते हैं, चाहे किसी मंत्री के यहाँ का भी कार्यक्रम हो और कदाचित मैं नहीं हूं, तो वो मुझको फोन करके बात करते हैं और कहते हैं कि मैं फिर मिलूंगा। समय बहुत कम है इनकी विद्वता के बारे में कहना, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे लोग शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहते थे, तो दाऊ जी
ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया है, वो संग्रहालय है, वो गंगा की पवित्र धारा है। चाहे तो हाथ में लेकर आचमन कर लीजिए, स्नान होकर के पवित्र कर लीजिए, खेत की सिंचाई कर लीजिए या ज्ञान गंगा बहा लीजिए। दाऊजी गुप्ता को सहस्त्र चंद्र दर्शन पर बहुत बहुत बधाई, और बधाई वातायन को जिन्होंने दाऊजी गुप्ता को सुनने का हमें अवसर दिया, क्योंकि वो अपनी विनम्रता में अक्सर अपने को सामने नहीं लाते हैं। धन्यवाद बोलमेश जी। धन्यवाद नारायण जी। हमारा सौभाग्य है कि इस समय विश्व की श्रेष्ठ रचनाकार उषा प्रियवदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि मैं चाहूंगा उषा जी अपने आप को अनम्यूट करके कोई बधाई संदेश या कोई बात अपनी कहना चाहें। उषा जी। धन्यवाद और नमस्कार दाऊ जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे अपने बचपन की स्मृतियां याद आ गईं, जब आपने कहा कि राजनीति में जो लोग आते थे वो विद्वान होते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई शिब्बन लाल सक्सेना थे और जब वो और उन्हीं की विरासत हम सबको, सब स्त्रियों को मिली। और मैंने अपने अपने आप देखा है उनकी संगत से, वीवी गिरी, श्री राधा कृष्णन, नेहरू जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके बारे में तो मैं चुप ही रहूंगी, कुछ कहना नहीं चाहती मैं। जिस प्रकार की सैक्रिफाइस और त्याग और लगन से उस जनरेशन के लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, मैं भी उसका एक हिस्सा थी। मेरा बचपन बहुत वंचित रहा, क्योंकि बड़े भाई हमेशा जेल में रहे, 17 बार वो जेल में गए। और अभी भी लोग मुझे ताने से कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में अकेली रहती हूँ, कि हाँ क्यों नहीं शिब्बन लाल की बहन है। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, यद्यपि मुझे इतनी जल्दी उठने में और तैयार होने में कुछ समय लगा। और दिव्या जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसकी सूचना दी, और आपको सुनना और सबको सुनना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने समय निकाला। आइए अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं, और मैं आग्रह करूंगा, इससे पहले कि मैं वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी को निमंत्रित करूं, मैं सूचना देता चलूं कि कल हमारा फिर वैश्विक हिंदी परिवार का साप्ताहिक आयोजन होगा, और 1 घंटा पहले होगा कल यहाँ पे यूके के टाइम पे 10:30 बजे और भारतीय समय 4 बजे। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विशेष कार्यक्रम है। पहला सत्र वहाँ के शिक्षण को लेकर, और दूसरे सत्र में हम मृदुला सिन्हा और राजीव कटारा जैसे जो 2-3 साहित्यकार हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी स्मृति में सभा कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय केशीनाथ त्रिपाठी जी करेंगे। आप लोग इससे जुड़िएगा। और अगले शनिवार को यही 3 बजे वातायन का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोगों ने एक प्रतियोगिता की थी बाल कविताओं पर, और उसमें उन कविताओं के पुरस्कारों की घोषणा होगी, और कुछ बड़े वरिष्ठ साहित्यकार जो बाल साहित्यकार है वो हम लोगों से जुड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ मीरा कौशिक जी से, जो वातायन के अध्यक्ष हैं, कि औपचारिक समापन करें, और उसके बाद फिर हम कुछ देर बैठकर अपनी अपनी बात कहेंगे। मीरा कौशिक जी। जी पद्मीश जी, बहुत धन्यवाद। आदरणीय दाऊ जी, अनूप जी, अरुण महेश्वरी जी, उषा प्रेमवदा जी, अनिल जोशी, नारायण कुमार जी, और देश विदेश से पधारे विद्वान और सुधीजन। आज की वैश्विक गोष्ठी में श्रद्धेय दाऊ जी को देख और सुनकर वातायन के सदस्य धन्य हुए, और मुझे औपचारिक रूप में आभार प्रदान करने का अवसर दे मुझे भी धन्य किया। प्रेरणा पुरुष, लखनऊ के महापौर, शहर के पिता, विचारशील हिंदी भाषा के विलक्षण संरक्षक, सर्जक, ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया दाऊ जी, आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को और उनकी परतों को खोलकर आपके बचपन के गलियारों में घुमाते हुए हमने आपके पैतृक संस्कारगत जीवन का दर्शन किया। आपके साहित्यिक राजनीतिक पड़ावों को देखते आपका प्रगतिशील सुसंस्कृत बहुभाषाविद व्यक्तित्व हमें अभिभूत कर गया। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को आकृति देते हुए अनूप जी ने हमारा आज का दिन सार्थक किया। आपका अद्भुत ज्ञान हमें अनुप्राणित कर गया। लखनऊ के महापुरुष दाऊ जी,
आपकी सशक्त अभिव्यक्ति आपके दर्शकों की काव्य संवेदनाओं को सींचती। आपका धारा प्रवाह संवाद और काव्य पाठ पूरे विश्व के दर्शकों को सूखे कुएं जैसे उन दर्शकों के सूखे कुएं जैसे मनों को लबालब भर गया। आज जैसा आपने कहा, कवि कालिदास ने 82 वर्ष में नल दमयंती लिखी। आज आप 80वें वर्ष में हमारी ऐच्छिक संभावनाओं को जागृत कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही आपको आपकी नई रचना के साथ वातायन में दोबारा पाकर हम सब धन्य होंगे। अनूप जी, आप अमेरिका से यूके पधारे हैं। आशा है वातायन को आपका सहयोग बार बार मिलता रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। और अंत में वातायन के सदस्यों की ओर से दिव्या जी और मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद। पद्मेश जी, आज के संदर्भ में यही कहूंगी कि आप ऐसी धरोहर पा धन्य हैं और आपका प्रताप बना रहे। धन्यवाद।